हेलो एजुकेटर, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैंने हिस्ट्री की दो क्लासेस ऑलरेडी डाल दी हैं, ये तीसरी क्लास है। ठीक है। और अभी रिस्पांस कम मिला है, बट मुझे उम्मीद है कि आप सब अगर देखेंगे तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी पूरी हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करवा दूं। सीडीपी भी मैं आज डाल रही हूँ, सीडीपी की क्लास भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं और पूरी की पूरी क्लास भी समझा दूं। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी आगे की स्लाइड। ठीक है। पिछले दो पार्ट्स में हमने पाषाण कालीन संस्कृति यानी स्टोन एज और ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हमने देखा कि कैसे इंसान ने पत्थरों के औजारों से लेकर तांबे तक का सफर किया। ठीक है। ये जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है ये SCRT की किताब से लिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं करिएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा इस स्क्रीन पर लगे इस पीले से स्टिकी नोट्स को ध्यान से देखिए। सिंधी घाटी के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपने आप में एकदम वेल प्लान्ड स्मार्ट सिटी जैसी लाइफ थी, उसके खत्म होने के बाद भारत में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। आज की हमारी इस पहली स्लाइड का मेन टॉपिक यही है, वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड। ठीक है। आप लोग अपने नोटबुक में इसका टाइम पीरियड नोट कर लें। टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 BC से टू 600 BC। अब आप सोचेंगे कि सिंधु घाटी जैसी एडवांस सिटी लाइफ के बाद क्या हुआ। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। जैसे आज हम मॉडर्न सिटीज के फ्लैट्स में रहते हैं ना, लेकिन जब भी मन की शांति चाहिए हो तो हम अपने गांव या पहाड़ों पर जाते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, हवन और मंत्रोच्चारण सुनते हैं ना। ध्यान दीजिए हमारी स्लाइड के टॉप पर भी एक हवन कुंड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है। आजकल ज्ञान लेने के लिए हम और आप क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनते हैं, राइट। वैदिक काल में भी बिल्कुल ऐसा ही ऑडियो लर्निंग सिस्टम था, जिसे आप उस समय मतलब जिसे उस समय क्या बोला जाता था, श्रुति कहा जाता था। ठीक है। मतलब ज्ञान को सिर्फ सुनकर याद रखना। गुरु बोलते थे, शिष्य उसे सुनकर मेमोराइज कर लेते थे, कोई किताबें नहीं थे। तो चलिए आप भी अपने क्विक स्टडी नोट्स निकाल लीजिए। आज हम डिटेल में जानेंगे कि इस वैदिक सभ्यता ने हमारी संस्कृति को क्या क्या दिया, और यूपी टेट के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे सामने है। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने देखा कि वैदिक काल शुरू हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस नई सभ्यता को शुरू करने वाले लोग आखिर थे कौन। स्क्रीन पर देखिए हमारा टॉपिक जो है, आर्य कौन थे। ठीक है। अगर आप यूपी टेट के पुराने पेपर्स उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आर्य किसी खास जाति या रेस का नाम नहीं है। इसका मतलब क्या होता था, श्रेष्ठ या उत्तम यानी कि बेस्ट और नोबल। ठीक है। मतलब एकदम वीआईपी का एलिट क्लास वाली फील आप कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये बेस्ट लोग कहाँ से आए। ठीक है। इनका जो ओरिजिनल घर यानी मूल निवास था, मूल निवास कहाँ था, तो काला सागर और कैस्पियन सागर के पास। ठीक है। इनका इलाका था। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी दूर से ये लोग इंडिया क्यों आए। तो देखिए जैसे आज के टाइम में हम लोग बेटर जॉब, एजुकेशन या अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए शहर या देश बदलते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही आर्य लोग भी चारे और पानी की खोज में इंडिया की तरफ आए थे, और ये एक साथ नहीं आए थे, बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में आए थे। इनका जो भारत के में आगमन इनका कैसे हुआ था, चारे पानी की खोज में कई समूहों में आए थे।
ठीक है। अब इनका जो मेन काम था खेती में से ज्यादा क्या था, पशुपालक। ये क्या क्या पशुपालक में क्या क्या करते थे, गाय बैल और तेज दौड़ने वाले घोड़ा साथ लेके आए थे। ठीक है। आप मान सकते हैं कि घोड़ा उस जमाने की स्पोर्ट्स कार हुआ करता था, जिससे ये मीलों का सफर बहुत जल्दी तय कर लेते थे। अब आते हैं इस स्लाइड की इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत। ठीक है। संस्कृत भाषा थी, जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। अब आप कहेंगे इसका क्या प्रूफ है, तो जरा राइट साइड में बने इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी। ठीक है। कभी आपने नोटिस किया है कि दुनिया की अलग अलग भाषाओं में के शब्द कितने मिलते जुलते, जैसे संस्कृत में हम पितृ और मातृ बोलते हैं। ठीक है। मतलब हम पिता और माता को कहते हैं पितृ और मातृ। अब जरा फारसी में देखिए, फारसी में क्या बोलते हैं, पेदर और मादर। पापा को क्या बोलते हैं, पिदर, और माता को मादर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद लैटिन भाषा में पाटर और माटर बोलते हैं। ठीक है। और अंग्रेजी में फादर और मदर बोलते हैं। ठीक है। ध्यान से सोचिए, इनमें मतलब सब में कैसा एक रिदम है ना, एक जैसा है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये सारे लॉन्ग लॉस्ट कजिन हो। ठीक है। शब्दों में कि यही जो सिमिलैरिटी ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये सभी लोग, इनकी भाषाएं इतिहास में किसी एक ही कॉमन जगह से जुड़े हुए थे। ये थे हमारे आर्य। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, इंडिया में आकर ये लोग कहाँ बसे। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैम ये तो समझ में आ गया कि आर्य जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, लेकिन इंडिया में वो आए कब और रुके कहाँ। तो चलिए स्क्रीन पर हमारी ये स्लाइड जो है क्या है, आगमन और फैलाव। ठीक है। अराइवल और एक्सपेंशन। मैप पर ये तीर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, लाल कलर का। ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। ये आर्यों का जीपीएस रूट है। ठीक है। क्या था, जीपीएस रूट है। इनका भारत में आने का समय क्या था, लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अब आप सोचिए, अगर आपको कोई जमीन या घर खरीदना हो तो क्या आप क्या देखते हैं, यही ना कि पानी की सुविधा अच्छी हो, लेकिन लोकेशन बढ़िया हो। आर्यों का भी एकदम यही लॉजिक था। अब आप सोचिए, मतलब चूंकि वो आर्य क्या थे, पशुपालक थे। उन्हें अपने घोड़ों और गायों के लिए ढेर सारा पानी और हरा चारा चाहिए था, है ना। इसलिए इंडिया आते हुई उन्होंने जिस प्राइम लोकेशन को अपना घर बनाया उसे क्या बोलते थे, सैंधो प्रदेश बोलते थे। ठीक है। क्या बोलते थे, सप्त सैंधो प्रदेश बोलते थे। ठीक है। सप्त सैंधो प्रदेश क्यों बोलते थे, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है, ये यूपीटेट में पूछ सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, सप्त सैंधो। सप्त सैंधो का मतलब क्या है, सप्त का मतलब होता है सात और सैंधो का मतलब होता है नदियां। ये सात नदियां, कौन कौन सी सात नदियां, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ठीक है। स्लाइड के नीचे वाले ड्राइंग को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाई दे रही है। ठीक है। नदी के किनारे टेंट लगे हुए दिख रहे हैं। एकदम बढ़िया रिवर्सिबल कैंपिंग चल रही है ना, रिवर साइड कैंपिंग। लेकिन दोस्तों, इंसान की फितरत है आगे बढ़ना। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ी, गाय बैल बढ़े, इन्हें और बड़ी जगह की जरूरत पड़ी। फिर इन्होंने अपना विस्तार किया और ये धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ते हुए गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गए। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की बहुत उपजाऊ जमीन। और जब ये आर्य धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गए तो ये पूरे इलाके का नाम ही इन्होंने इनके मतलब इनके नाम पर पड़ा। इनके नाम पर क्या पड़ा, आर्यव्रत। ठीक है। आर्यव्रत का मतलब क्या है, यानी आर्यों का देश। तो सप्त सैंधों में आर्यव्रत तक का सफर समझ में आया, मैप से एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं आर्यों का समाज और उनकी लाइफ स्टाइल कैसे थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब उस जमाने में सरकार कैसे चलती थी। आज के टाइम में हमारे पास देश है, राज्य है, जिले हैं, राइट। वैदिक काल में भी बिल्कुल एक ऐसा ही सिस्टम था। जरा इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है।
ठीक है। इसे नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। सबसे छोटी इकाई जो बेसिक यूनिट थी वो क्या थी? फैमिली। ठीक है, परिवार जो थी वो क्या थी? सबसे स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो स्मॉल यूनिट क्या थी? परिवार। ठीक है, उसके बाद कई परिवारों को मिलाकर क्या बनता था? गोत्र बनता था। जब कई फैमिलीज आपस में मिलती थी तो गोत्र बनता था। ठीक है, कई गोत्रों से मिलकर क्या बनता था? विश्व बनता था। ठीक है, जैसे आज का डिस्ट्रिक्ट या जिला, और बहुत सारे विश्व मिलकर क्या बनाते थे? जन बनाते थे। ठीक है, जैसे आज का स्टेट या नेशन। अब इस जन का जो मुखिया होता था उसे कहते थे राजा। लेकिन रुकिए, यहाँ राजा सुनकर आपके दिमाग में बाहुबली या किसी मुगल राजा की इमेज बन रही होगी, जहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है ना। तो यहाँ पर राजा कौन था? जन का मुखिया था। ठीक है, ये हेरिडिटी नहीं था, पद वंशानुगत नहीं था। क्यों? वैदिक काल की सबसे खास बात क्या थी? स्लाइड पर पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ पद वंशानुगत, हेरिडिटी मतलब हेरिडिटरी नहीं था। इसका मतलब क्या है? जी हाँ, यहाँ नेपोटिज्म नहीं चलता था। जो सबसे ज्यादा योग्य और बहादुर होता था वही राजा चुना जाता था, एकदम आज के डेमोक्रेटिक इलेक्शन की तरह। राजा का मेन काम क्या था? राजा का काम क्या था? युद्ध में अगुवाई, कबीले ऑब्लिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, यहाँ पर उनका काम ये नहीं था कि महलों में आराम करें। ठीक है, अब राजा अकेले तो सारे डिसीजन नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो उसे एडवाइस देने के लिए सभा होती थी, जिसमें 70 से 80 लोगों की बैठक होती थी। ठीक है, समझदार लोग बैठते थे, साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। आप इसे उस जमाने की संसद या ग्राम पंचायत मान सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट मान सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जहाँ यूपी टेट एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, बलि। ठीक है, बलि का मत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में बलि क्या था? तो ऑप्शन में जानवरों की बलि भी होता है, लेकिन ध्यान रखिए बलि का मतलब किसी जानवर को काटना नहीं। जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट, यानी घी, गाय, आभूषण। ठीक है, ये क्या कहलाता था? बलि। यहाँ बलि का मतलब एक तरीके का टैक्स या चंदा था, जैसे आज हम इनकम टैक्स देते हैं ना, जो कंपलसरी होता है। लेकिन वैदिक काल में बलि जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा दी जाने वाली भेंट थी। लोग अपनी मर्जी से राजा को घी, गाय या आभूषण गिफ्ट में देते थे, ताकि राजा खुश हो और उनकी रक्षा करे। कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिट हो गया। परिवार से लेकर जन्म तक का स्ट्रक्चर और बलि का असली मतलब, ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। हमने पॉलिटिकल सिस्टम तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस जमाने की सोसाइटी कैसे काम करती थी। तो स्क्रीन पर हमारा अगला टॉपिक जो है सामाजिक वर्ण व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब वर्ण सिस्टम। तो दोस्तों, आज किसी भी बड़ी कंपनी या देश को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, होते हैं ना। कोई एजुकेशन देखता है, कोई सिक्योरिटी देखता है, कोई फाइनेंस या बिजनेस संभालता है। वैदिक काल में भी सोसाइटी को एकदम स्मूथली चलाने के लिए लोगों को उनके काम के हिसाब से 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज। अब यहाँ पर एक पिरामिड दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, इसको ध्यान से देखिए। इस पिरामिड में सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण। ठीक है, कौन आता था सबसे ऊपर? कौन आता था? ब्राह्मण आते थे, जिनका काम था एजुकेशन देना, यज्ञ और धार्मिक कार्य करवाना। ठीक है, रिलीजियस काम करना, यानी उस टाइम के टीचर्स और स्कॉलर। फिर आते थे क्षत्रिय। ठीक है, दूसरा जो एरो दिख रहा है। ठीक है, जो क्षत्रिय थे इनका काम क्या था? युद्ध और रक्षा करना। जिनका काम था युद्ध लड़ना और कबीले की रक्षा करना, यानी आर्मी और डिफेंस। तीसरे नंबर पर आते थे वैश्य। ठीक है, वैश्य जो थे व्यापार और कृषि के लिए जाने जाते थे। ठीक है, मतलब जो इकोनॉमी चलाते थे, यानी बिजनेस, व्यापार और खेती करते थे। ठीक है, और सबसे नीचे आते थे शूद्र, युद्ध में हारे लोग, मतलब जो दास होते थे या अन्य कार्य करते थे। मतलब जिनमें ज्यादातर वो लोग थे जो युद्ध में हार गए थे, जो बाकी तीनों वर्णों की सेवा या अन्य काम करते थे। यहाँ तक तो सिंपल लग रहा है ना, राइट? लेकिन अब इस नीचे वाले पिंक, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ बॉक्स दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, इसको ध्यान से पढ़िए। महत्वपूर्ण बदलाव। शुरू में वर्ण, कर्म जो है काम के आधार पर आधारित था, बाद में जन्म, वंश पर आधारित होकर कठोर हो गया। ठीक है,
इसने यहाँ पर स्टार मार्क लगा लीजिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव लिखा है। वैदिक काल में, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में, ये वर्ण व्यवस्था एकदम फ्लेक्सिबल थी। ये कर्म मतलब स्किल और वर्क पर आधारित थे। इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए एक पिता ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके बेटे को बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो बेटा आजादी से वैश्य बन सकता है। कोई पाबंदी नहीं थी, सब अपना टैलेंट फॉलो करते थे। एक ही घर में चार लोग अलग अलग वर्ण हो सकते थे। जैसे जैसे समय बीता, उत्तर वैदिक काल आते आते सिस्टम में पॉलिटिक्स आ गई। ये व्यवस्था जो है जन्म और मतलब जन्म पर आधारित हो गई, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। मतलब अब टैलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले ही उसे कुछ ना आता हो। जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, और समाज जो है कठोर बन गया। तो एग्जाम में अगर पूछे कि शुरुआती में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्म। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, इसमें बहुत बार सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग जो है आश्रम व्यवस्था, इसके 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो दोस्तों आज के टाइम में हमारी लाइफ कैसे चलती है? पहले पढ़ाई, ठीक है, फिर स्कूल, मतलब पढ़ाई में स्कूल कॉलेज, फिर जॉब और शादी, उसके बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग, और फिर आराम, है ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैदिक काल के लोगों ने हजारों साल पहले ही इंसान की उम्र को 100 साल मानकर उसे 25-25 साल के 4 एकदम परफेक्ट हिस्सों में बांट दिया था। इसे ही क्या बोलते थे? आश्रम व्यवस्था बोलते थे। तो चलिए एक एक करके इन सीढ़ियों को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी जो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य जो है ये बिल्कुल आज के बोर्डिंग स्कूल्स या हॉस्टल लाइफ जैसी थी। बच्चे घर छोड़कर गुरु आश्रम जाते थे। ठीक है, कहाँ जाते थे? आश्रम में गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, यहाँ कड़ी अनुशासन में रहकर वो एजुकेशन लेते थे। फिर दूसरा जो है गृहस्थ, गृहस्थ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज, एज रेंज ध्यान रखना, ये 0 to 25 है। ठीक है, फिर गृहस्थ आश्रम जो है ये क्या था? 25 से 50। ठीक है, 25 से 50, ये चीज ध्यान रखना। सॉरी, ये 50 है। ठीक है, 25 से 50। पढ़ाई पूरी करके घर वापस आना, शादी करना, पारिवारिक जीवन बिताना। ठीक है, पता है चारों आश्रम में इसे सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट माना गया है। क्योंकि एक गृहस्थ ही कमाता है, बाकी तीनों आश्रम वालों को दान देकर सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है वानप्रस्थ, वन में जाना। ठीक है, वन में जाना यानी रिटायरमेंट। ये इसकी एज रेंज क्या है? 50 से 75 साल। ठीक है, 50 से 75 साल। आज के VRS मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट जैसा, जब बाल सफेद होने लगे और पोते पोतियां आ जाएं, तो परिवार की जिम्मेदारी बच्चों को सौंपकर धीरे धीरे घर से दूरी बनाना। इस फेज में इंसान वन यानी कि जंगल की तरफ प्रस्थान करता था और समाज को अपना एक्सपीरियंस या एडवाइस देता था। फिर फोर्थ जो सीढ़ी है वो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये है संन्यास। संन्यास जो है आत्मचिंतन और ईश्वर की खोज। ठीक है, मोह माया से एकदम 100% आजादी, घर परिवार पूरी तरह छोड़कर आत्मचिंतन करना और ईश्वर की खोज में लग जाना। ठीक है, तो यूपीटेट जुलाई 2026 में एस्पिरेंट ध्यान दे, एग्जाम में कई बार इन्हें सही क्रम में लगाने को कहा जाता है। तो ये चारों सीढ़ियां ऐसे ही लाइन से याद रखें, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब आते हैं नीचे इस पिंक कलर के स्टिकी नोट्स पर। महिलाओं की स्थिति, घर में सम्मान, संगीत, नृत्य की शिक्षा, पुरुषों के समान मतलब पुरुषों के समान अधिकार नहीं। ठीक है, मतलब समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? देखिए, परिवार जो है पितृसत्तात्मक था, यानी पिता घर का मुखिया होता था, लेकिन महिलाओं को घर से में बहुत सम्मान मिलता था। यज्ञ और धार्मिक कामों में पति पत्नी साथ बैठते थे। लड़कियों को संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अगर हम समान अधिकारों की बात करें, तो वो महिलाओं के पास नहीं थे। जैसे संपत्ति में हिस्सा, पॉलिटिकल डिसीजन लेने का अधिकार पुरुषों के पास था। तो लाइफ का 100% मतलब जो 100 साल का रोड मैप और महिलाओं का स्टेटस, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलिए अब आप देखते हैं
इन लोगों का खान पान और पहनावा कैसा था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है सोसाइटी और लाइफ स्टाइल को समझने के बाद अब आते हैं हम सबसे जरूरी चीज, पैसा यानी उस समय की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है वो क्या था, पशुपालन काल। ठीक है, पशुपालन काल का मतलब क्या है यहाँ पर, तो वो देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम कौन से सिक्के या नोट चलते थे। तो दोस्तों स्क्रीन पर सबसे पहला पॉइंट देखिए, मुख्य धन जो था गाय। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध का मुख्य कारण गायों की चोरी था। ठीक है, उस जमाने में जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना ही बड़ा करोड़पति माना जाता था। आज के टाइम में अगर कोई किसी का बैंक अकाउंट हैक कर ले या जमीन कब्जा कर ले तो पुलिस केस या लड़ाई हो जाती थी, है ना। वैदिक काल में युद्ध का सबसे बड़ा कारण जो होता था वो क्या होता था, गायों की चोरी होती थी। ठीक है, अगर किसी ने गाय चुरा ली तो समझो सीधा युद्ध डिक्लेयर। ऊपर जो आप रथों पर लड़ते हुए आर्यों की फोटो देख रहे होंगे, ठीक है, ये किसी जमाने के टुकड़े मतलब किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, बल्कि गायों को वापस लाने के लिए युद्ध लड़े जा रहा है। ठीक है, एक बात आप सोचिए, आर्य तो पशुपालक थे, गाय घोड़े चराते थे, तो फिर ये लोग रोटी किसकी खाते थे, अनाज कहाँ से आता था। ठीक है, यहाँ पर एंट्री होती है लोकल लोगों की। लोकल लोगों को, जिन्हें पड़ी कहा जाता था, स्थानीय लोग, किसान थे, गेहूं उगाते थे, आर्य इन्हें दस्यु कहते थे। ये पड़ी असल में यहाँ के मूल निवासी थे जो पक्के किसान थे, मेनली गेहूं उगाते थे। आर्य इन पड़ियों को थोड़ा नीचे मानते थे और इन्हें दस्यु कहकर बुलाते थे। अब जरा इस स्लाइड के निचले हिस्से पर ध्यान नजर डालिए। यहाँ पर एक तराजू दिखाई दे रही होगी आप सभी को, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा है, देखिए आर्यों के पास गाय थी, उनके पास दूध दही घी और मक्खन में कोई कमी नहीं थी। वहीं पड़ी लोग खेती करते थे तो उनके पास अनाज था। तो यहाँ चलता था लेन देन यानी बार्टर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर क्या चलता था, लेन देन यानी कि बार्टर सिस्टम। वो आर्य जो थे उनको घी देते थे, दूध देते थे, और वो क्या करते थे, पड़ी जो थे वो क्या करते थे, गेहूं देते थे। इस तरीके से इनका जो लेन देन था वो चलता था। भाई तुम हमसे ये शुद्ध घी और दूध ले लो, आर्य बोलते थे, और बदले में हमें थोड़ा गेहूं दे दो। कोई पैसों का चक्कर नहीं, सीधा सामान के बदले सामान। यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, इनका मुख्य भोजन क्या था, इनका मेन खाना था जौ दूध मक्खन छाछ, और मिठास के लिए शहद चीनी या गुड़ का जिक्र यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, तो गायों की इंपॉर्टेंस और ये बार्टर सिस्टम एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े टाइम बाद इनकी इस इकोनॉमिक में क्या बदलाव आया। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि आर्य लोग गाय चराते थे और बार्टर सिस्टम से अपना काम चला रहे थे। लेकिन दोस्तों कोई भी इकोनॉमी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना। समय के साथ बदलाव आता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा मोटा पेड़ काटना है। अगर मैं आपको तांबे या पत्थर का औजार दूं तो आपको कई दिन लग जाएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं आपको लोहे की कुल्हाड़ी दूं तो काम घंटों में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है अर्थव्यवस्था टू जो है, लौह युग व कृषि। अ, इतिहास में बस यही गेम चेंजर मोमेंट आया वैदिक काल के लेटर हाफ, यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोगों ने लोहे की खोज कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव क्या आया, लोहे के मजबूत औजारों की खोज, और जंगल काटकर उन्हें खेत बनाने लग गए लोग। मतलब भारत में लोहे की खोज ने पूरी लाइफ स्टाइल बदल दी। स्लाइड के राइट साइड में यहाँ पर कुल्हाड़ी दिखाई दे रही होगी आप सभी को। ठीक है, इस मजबूत लोहे से इन्होंने घने जंगलों को काटना शुरू किया और बड़ी बड़ी जमीन को साफ करके उसे एग्रीकल्चर लैंड बना दिया। ठीक है, यानी कि खेती योग्य बना दिया। अब जब खुद के बड़े खेत हो गए तो फसलें भी नई नई उगने लगी, मतलब नई फसलें आने लगी। ठीक है, पहले जहाँ सिर्फ जौ खा रहे थे, अब उसके साथ साथ जौ के साथ गेहूं धान दालें और तिलहन भी उगने लगे। ठीक है, धान मतलब इनकी बम्पर खेती होने लगी। अब एक सीधा सा लॉजिक सोचिए, जब आप घर में अनाज पूरा, मतलब आपके घर में अनाज पूरा होने लगता है, इंसान की बेसिक नीड्स रोटी पूरी हो जाती है, तब वो दूसरी चीजों के बारे में सोचता है ना। बिल्कुल यही यहाँ हुआ। जब सबके खाने की कोई कमी नहीं रही तो कुछ लोगों ने खेती
छोड़कर दूसरे टैलेंट पर फोकस किया, और इसे क्या बोलते हैं, नए स्पेशलाइजेशन यानी कि नए पेशे। तो नए पेशों में क्या था, धातु कर्म, बढ़ईगीरी, चमड़े का काम, आभूषण निर्माण। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने करनी शुरू कर दी। कोई लोहार बन गया, कोई औजार बनाता था, कोई बढ़ई बन गया जो रथ और फर्नीचर बनाता था। अब कुछ लोग चमड़े का काम करने लगे और कुछ खूबसूरत आभूषण बनाने लगे, जैसे ज्वेलरी। अब इस नए प्रोडक्ट मार्केट क्या हुआ, अब इतने सारे नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे, तो क्या हुआ, ये नीचे सब नीचे जो बड़ा सा ग्रीन कलर का जो हाईलाइट किया हुआ लिखा हुआ है, व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, एक सिंपल सी लोहे की खोज ने इंसान को जंगलों से निकालकर एक प्रॉपर बिजनेस माइंडेड सोसाइटी बना दिया। तो खेती और व्यापार का ये कनेक्शन समझ में आया। चलिए अब देखते हैं इन लोगों के धर्म और भगवान कैसे थे। अगली स्लाइड पर जाते हैं। तो अगली स्लाइड जो है, अब दोस्तों जब इंसान के पास अच्छा खाना पीना व्यापार हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है ना। तो चलिए अपनी स्लाइड पर नजर डालते हैं, धर्म और यज्ञ। ठीक है, आजकल हम लोग मंदिर जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या वैदिक काल में ऐसा था? बिल्कुल नहीं। उस समय ना कोई मंदिर था, ना कोई मूर्ति। लोग सीधे किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, जो चीजें उन्हें जीवन देती थी, या जिनसे उन्हें डर लगता था, उसे ही भगवान मान लेते थे। अब यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए इस टॉप लेफ्ट वाले पॉइंट को एकदम रट लीजिए। वैदिक काल खासकर ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सब मुख्य देवता इसमें कौन थे? इंद्र, युद्ध में विजय दिलाने वाले। ठीक है, अब लॉजिक लगाइए कि इंद्र ही क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा है कि आर्य लोग गायों के लिए बहुत युद्ध लड़ते थे, तो उन्हें युद्ध जिताने के लिए एक ऐसा भगवान चाहिए था जो बहुत ताकतवर हो। इसलिए इंद्र को युद्ध का देवता और बारिश का देवता माना जाता है। ठीक है, अब ये लोग भगवान को खुश कैसे करते थे? तो सेंटर में बनी इस आग को देखिए यहाँ पर, यज्ञ के जरिए। कोई अकेले करने वाला काम नहीं था, एक ग्रुप एक्टिविटी थी। ठीक है, अब ग्रुप एक्टिविटी थी, तो जो पुरोहित थे वो बीच में बैठते थे, सब मिलकर प्रार्थना करते थे। और याद है ना, इनके पास गायें बहुत थी, तो यज्ञ की आग में खूब सारा शुद्ध घी और अनाज की आहुति देते थे। अब आप सोचेंगे कि ये भगवान से मांगते मांगते क्या थे? तो क्या मांगते थे? मोक्ष। ठीक है, और जन्नत जी नहीं। नीचे लेफ्ट वाले साइड पर देखिए, इनका उद्देश्य क्या था? अच्छी वर्षा, धूप और बम्पर फसल के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक है, कि ये भगवान से कहते थे, हे भगवान अच्छी बारिश दे दो, बढ़िया धूप दे दो, ताकि हमारी फसल एकदम बम्पर हो और हमारे पशु स्वस्थ रहें। बस एकदम सिंपल सी डिमांड। और ये जो डिमांड थी, ये नॉर्मल भाषा में नहीं मांगी जाती थी। राइट साइड में देखिए, इसके लिए क्या होता था? मंत्र, ऋचा। ठीक है, पढ़े जाते थे, जो भी शुद्ध, वो भी किसमें थे? शुद्ध संस्कृत में गाए जाते थे। शुरू में सिर्फ सुनकर याद किए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे? इनको सुनकर याद किए जाते थे। मैं आपको क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था ऑडियो लर्निंग के बारे में। ठीक है, शुरू में इन मंत्रों को लिखा नहीं जाता था, गुरु मंत्र गाते थे और शिष्य उन्हें सुनकर बार बार रिपीट करके याद कर लेते थे। तो समझ में आया कि धर्म कितना नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो यहाँ पर यज्ञ जो था, पुरोहित द्वारा सामूहिक प्रार्थना, आग में घी की आहुति देते थे। मंत्र गाए जाते थे, ठीक है, वो भी संस्कृत में, जिन्हें सुनकर सिर्फ याद किया जाता था। उद्देश्य क्या था इनका यज्ञ कराने का? तो अच्छी वर्षा हो जाए, धूप हो जाए, बम्पर फसल हो जाए। ठीक है, और इनके जो मुख्य देवता थे वो क्या थे? कौन थे? इंद्र जी थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने है। पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि शुरू में मंत्र सिर्फ सुनकर याद किए जाते थे, लेकिन दोस्तों मेमोरी की भी लिमिट होती है ना। तो फाइनली एक समय ऐसा आया जब इन सारे ज्ञान और मंत्रों को कंपाइल करके लिखा गया, और जब इन्हें लिखा गया तो वो बने हमारे चार महान वेद। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? चार महान वेद, यानी कि 4 ग्रेट वेदास। यूपीटेक जुलाई 2026 की पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है। तो अपना पूरा ध्यान यहाँ स्क्रीन पर ले आइए। नंबर 1 जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है
बॉक्स में पहला पॉइंट है सबसे प्राचीन, इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना। ठीक है, तो ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे अगर कोई पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। अब एक बात बताइए, बचपन में स्कूल की असेंबली में हम सब ने एक मंत्र जरूर गाया होगा, ओम भूर्भुवः स्वः। याद आया? जी हाँ, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद से लिया गया। और पता है इस मंत्र का असली मतलब क्या है? ये ईश्वर सद्बुद्धि की प्रार्थना है। ठीक है, और एक भावी शिक्षक होने के नाते हमें और हमारे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है, राइट। अब आते हैं नंबर 2 पर, यजुर्वेद। ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने यज्ञ करना तो सीख लिया, लेकिन भाई यज्ञ का कोई प्रॉपर तरीका भी होता होगा। कौन सी सामग्री कब डालनी है, विधि कैसे बनाते हैं। यजुर्वेद बिल्कुल एक रूल बुक है, यज्ञ के नियमों और विधियों का वर्णन होता है इसमें। ठीक है, इसमें यज्ञ करने के सारे नियम और विधियां डिटेल में लिखे गए हैं। फिर आता है तीसरा सामवेद। सामवेद मेरा फेवरेट है। आज आप लोग स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर जो म्यूजिक सुनते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, संगीत और गायन, सारे ग म का उद्गम यहीं से हुआ। ठीक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो 7 सुर है ना, सा रे गा म पा ध नी, उसका उद्गम सामवेद से ही माना जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि संगीत का वेद कौन सा है तो बिना सोचे सामवेद पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, वैसे ट्रिक याद कर सकते हैं, सा से संगीत, ठीक है, और सा से सामवेद। और सबसे आखिर में आता है नंबर 4, अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद ये सबसे बाद में लिखा गया। बाकी तीनों वेदों में भगवान, यज्ञ और मंत्रों की बातें हैं। लेकिन अथर्ववेद क्या है, एक प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब जीवन की अन्य विधाएं और ज्ञान। ठीक है, इसमें यज्ञ और मंत्रों की बातें हैं, लेकिन अर्थोवेद में एकदम प्रैक्टिकल डेली लाइफ की बात करता है। इसमें बीमारियों का इलाज, मतलब मेडिसिन, जड़ी बूटियां और जादू टोना जैसे आम जीवन की विधाएं लिखी हुई है। तो दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थोवेद। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना। यजुर्वेद यज्ञ के लिए, सामवेद संगीत के लिए, और अर्थोवेद मेडिसिन और जादू टोना के लिए। चारों वेदों के ये कीवर्ड्स अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने है। दोस्तों, पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि वैदिक काल खत्म हो गया, लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। वेदों के बाद भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसकी कहानियां हम सब बचपन में सुनते या टीवी पर देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, महाकाव्य काल। ठीक है, महाकाव्य काल, एपिक पीरियड। याद है ना, कोविड लॉकडाउन के टाइम पर टीवी पर सबसे ज्यादा क्या चला था, रामायण और महाभारत। बस इतिहास का यही वो हिस्सा जो हमारे दिल के सबसे करीब है। एग्जाम में यहाँ से बहुत ही सीधे और स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए महाभारत है। यूपी टेट और केबीएस एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है, रामायण के रचयिता कौन है। इस ऑप्शन में तुलसीदास भी होता है। यही बच्चे गलती करते हैं, याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, दास जी ने क्या लिखा था, रामचरित मानस लिखी थी। ठीक है, तो रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। और इसमें जो कथा है, ठीक है, रामायण हमें क्या सिखाती है, इसमें भगवान राम का आदर्श जीवन दिखाया गया है। ठीक है, इसमें किसका आदर्श जीवन दिखाया गया है, राजा दशरथ के पुत्र राम का आदर्श जीवन दिखाया गया है। ठीक है, एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट भाई और एक परफेक्ट राजा कैसा होना चाहिए, ये हमें रामायण से सीखने को मिलता है। अब राइट साइड में देखिए महाभारत। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, वाल्मीकि और वेदव्यास जी के नाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। महाभारत की कथा क्या है, ठीक है, कथा क्या है, कुरुवंश, कौरव और पांडु वंश, यानी पांडवों का संघर्ष। तो अगर आज के टाइम से रिलेट करें तो एक बहुत बड़ा फैमिली डिस्प्यूट, यानी पारिवारिक अधिकारों की संपत्ति की लड़ाई किसके बीच, कुरुवंश और पांडुवंश, यानी कि कौरवों और पांडवों के बीच। लेकिन असल में ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की थी। और इन दोनों
और इन दोनों ही महान एपिक्स का फाइनल संदेश क्या था, नीचे बड़े से बैनर में आपको दिखाई दे रहा होगा, संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है, मतलब विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। राइट साइड में फोटो देखिए, यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही होगी रावण की। ठीक है, तो यहाँ पर दशहरे का सीन है ना, जहाँ रावण के पुतले का दहन हो रहा है। चाहे रावण का अहंकार हो या दुर्योधन का अन्याय, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो फ्यूचर टीचर्स, इसी एक बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेशनल नोट्स के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है ये आपके सामने है। ठीक है, ओके क्लास, तो ये तो है हमारी आज की असली और फाइनल सबसे स्पेशल स्लाइड। अब चूंकि आप भावी शिक्षक हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन की बात किए बिना भला ये चैप्टर खत्म कैसे हो सकता है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है गुरुकुल शिक्षा, यानी प्रकृति के बीच गुरु और शिष्य परंपरा। ठीक है, गुरुकुल सिस्टम जो है रियल लाइफ कनेक्टेड। पढ़कर आजकल हम लोग स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप और एसी क्लासरूम में पढ़ते हैं, लेकिन वैदिक काल का एजुकेशन सिस्टम एकदम अलग था। पहला पॉइंट देखिए, गुरुकुल शिक्षा, शिक्षा बंद कमरों में नहीं बल्कि सीधे नेचर के बीच होती थी। लेफ्ट साइड में फोटो दिखाई दे रही होगी आप सभी को, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारे महान गुरु शिष्य परंपरा थी। स्टूडेंट अपना घर छोड़कर गुरु के आश्रम में रहते थे। वहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि लाइफ स्किल्स और डिसिप्लिन भी सीखते थे। पॉइंट 2 पर है लिपि का विकास। ठीक है, इसमें चित्रात्मक से ध्वनि आधारित अक्षरों का विकास। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। लिपि का विकास जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपनी बात चित्रों के जरिए लिखते थे, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लेकिन वैदिक काल में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया, इंसानों ने ध्वनि आधारित अक्षर बना लिए। मतलब जो मुंह से साउंड निकल रहा है उसका एक प्रॉपर अक्षर बना दिया गया, जैसे क ख ग। और यही से हमारे साहित्य और किताबों का असली जन्म हुआ। अब एक मजेदार सवाल, भाई उस टाइम गुरुजी को सैलरी कैसे मिलती थी? तब पेमेंट पेटीएम या यूपीआई तो नहीं था। तो दोस्तों, वेतन कैसे मिलती थी? सोने चांदी, गाय या अन्न के रूप में। ठीक है, इस तरीके से पेमेंट मिलती थी। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तब स्टूडेंट गुरु दक्षिणा देते थे। ये कोई फिक्स फीस नहीं थी, बल्कि लोग अपनी श्रद्धा और हैसियत के हिसाब से सोना चांदी, गाय या अनाज गुरुजी को भेंट कर देते थे। अब फाइनली आ जाइए राइट साइड वाले पीले स्टिकी नोट्स पर। यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है, वैदिक संस्कृति ही आधुनिक समाज, भारतीय समाज और धर्म कला का मूल आधार बनी, जो आज भी हमारे अतीत का हिस्सा है। ठीक है, आज भी हमारे घरों में जब कोई शादी होती है तो हवन क्यों होता है? हम हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों करते हैं? हमारी भाषाओं में संस्कृत के इतने शब्द क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों, हजारों साल बाद भी वो वैदिक लाइफ स्टाइल हमारे डीएनए में बसा हुआ है। ये आज भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो तो एजुकेटर्स, इसी प्राउड फीलिंग के साथ हमारा पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक का ये पूरा बड़ा टॉपिक 100% कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्विक स्टडी नोट्स और ये कहानी वाला अंदाज आपको यूपी टेट जुलाई 2026 के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर क्लास मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, नोट्स रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जाते जाते, कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा है कि मैं आपकी तैयारी में बहुत हेल्प हो जाएगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आगे की वीडियोस ऐसे डालती रहूँगी और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और सीडीपी की क्लास भी मैंने डाल दी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ मैं आप सभी को अभी के लिए बाय बाय। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।